हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो हम आज जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सेशन लेके आए हुए हैं। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग में आपका जो मैकेनिकल का पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चन है वो जेएसएससी जेई के स्टूडेंट देख सकते हैं, जिसमें कि जनरल इंजीनियरिंग पेपर पूछा जा रहा है। बीपीएससी एई के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और डीएसएसबी में भी अगर ये जनरल इंजीनियरिंग पूछ रहा है तो वो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द लैटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए, इसके बारे में अच्छी जानकारी देने वाले हैं हम आप लोग को। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 2257 किलो जूल पर केजी होगा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, इसका मतलब ये होता है, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है पहले हम ये बता देते हैं आपको। लेटेंट हीट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। किसी भी टेम्परेचर पे लेटेंट हीट का बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैटर का स्टेट है वो अगर चेंज करता है तो उसमें जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इसमें चेंज होने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट है, तो वो इसका जो हीट का रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा आपका 2257 किलो जूल पर केजी हीट का रिक्वायरमेंट है। इसको हम लोग यहाँ पे हम इसको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड जो है भाप में अगर कन्वर्ट होगा तो उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर हम बात करें इसका जो 2257 किलो जूल पर केजी जो हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका अगर हम कैलोरी पर ग्राम में बोले तो 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, 536 कैलोरी पर ग्राम होता है अगर इसको हम लोग बात करें। ठीक है, एक कैलोरी इक्वल्स टू कितना जूल, आपको तो पता होगा, एक कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है। ठीक है, एक कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है? 4.18 जूल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2257। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होगा, ये तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि लेटेंट हीट ऑफ आइस अगर आपसे पूछ दे तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा 336 किलो जूल पर केजी। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम आपका सब्सटेंस है, यहाँ पे 1 किलोग्राम सब्सटेंस है, उसको अगर हम आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो 336 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कैलोरी में बोले तो कैलोरी में बोलिएगा तो 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम होगा। इसमें 536 कैलोरी पर ग्राम होगा। इस 536 को अगर हम 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10⁻³ करेंगे तो किलो जूल पर केजी में आ जाएगा। ठीक है, इस कैलोरी को 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.1 किलो जूल में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इस कैलोरी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो ये इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2257 इसका आंसर होगा। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ अगर आपसे आइस पूछता तो 336 होता। लेटेंट हीट ऑफ आइस या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। इसका ये दोनों का मतलब आप समझिए क्या होता है। दोनों का अगर हम मतलब आपको बताएं, लेटेंट हीट ऑफ अगर हम आइस का बात करें या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर बोले, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर आपका सॉलिड जो है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सॉलिड जो है एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी में जितना हीट का रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस बोलते हैं।
ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अमाउंट क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ आइस बोलेंगे। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ स्टीम का अगर बात करें तो एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो लिक्विड है अगर वो वेपर में या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू M इंटू L होता है। ठीक है, तो इतना सारा जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिलता है। आते हैं अब हम देखते हैं इसी के बारे में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेटेंट हीट में एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट बोलेंगे। द लैटेंट हीट एसोसिएटेड विथ मेल्टिंग अ सॉलिड, लेटेंट हीट कब आपको आएगा, जब आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और ये जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा या फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों जगह हीट का रिक्वायरमेंट होगा। सॉलिड से जब लिक्विड में बदलेगा तो वहां पे जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो एम एस डेल्टा टी होता है, और लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट होता है वहां पे एम इंटू एल होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन दैट एसोसिएटेड विद वेपराइजिंग ए लिक्विड और ए सॉलिड और कंडेंसिंग ए वेपर इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। The latent heat is normally expressed in the amount of heat in units of joule or calorie per mole or per unit of substance undergoing a change of state। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे change of state हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड से वेपर में हो रहा है। जैसे आपका एक खाली बोतल है, इस केप्ट बॉइलिंग, और उसको हम बॉयल करते हैं, ठीक है, उस पानी सॉरी खाली बोतल बोल रहे हैं, पानी से भरा हुआ जो बोतल है अगर उसको हम उबालते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा रिमेन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 334 जूल और 2230, कहीं कहीं 2250 लिखा रहता है, कहीं कहीं 2230 लिखा रहता है, 2200 के करीब में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2257, ये 1875 नहीं होगा, 1535 नहीं होगा, 2685 नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे बता दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इफिशियंसी ऑफ इरिसेंस साइकिल इज ब्लैंक कार्नोट साइकिल, मतलब जो इफिशियंसी होता है इरिसेंस साइकिल का वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। तो जो इरिसन साइकिल होता है वो कार्नोट साइकिल के इक्वल होता है। ठीक है, इरिसन साइकिल को ही कार्नोट साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इरिसन साइकिल। इरिसन कार्नोट साइकिल में होता क्या है, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, दो गो जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। देखिए कार्नोट साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है कार्नोट साइकिल में। ठीक है, और दो जो होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, दो जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और दो जो होता है वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस में आपका एक्सपेंशन होगा, शुरू में एक्सपेंशन होगा, इसके बाद आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, इसके बाद आइसोथर्मल फिर से कंप्रेशन होगा, फिर से आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस में होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू कार्नोट साइकिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी ध्यान दीजिए, कार्नोट साइकिल जो होता है वो अगर बात करें तो रिवर्सिबल साइकिल है। ये क्या है, एक तरह का रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा नंबर, गैस लॉज आर अप्लीकेबल टू, जो गैस लॉ होता है वो किस में अप्लीकेबल होता है। गैस लॉ आपको पता होगा, गैस लॉ में क्या होता है आपका, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब क्या है, गैस लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें आपका पूछ रहा है कि गैस लॉ किस में एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गैसेस एज वेल एज वेपर्स, गैसेस अलोन एंड नॉट टू वेपर्स, गैसेस एंड स्टीम, और गैसेड एंड वेपर्स अंडर सर्टेन कंडीशन। आंसर देना इसको। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आप जरूर करके जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। अगर इस वीडियो का शेयर अगर जितना ज़्यादा होगा तभी हम जनरल इंजीनियरिंग का और क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसके लिए थ्योरी भी हम कराएंगे जनरल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपका वो भी चलेगा, सिविल का भी चलेगा। तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। जो आपका गैस लॉ होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गैसेस और वेपर दोनों के लिए होता है।
या फिर आपका किसके लिए होता है ये बताना है। तो गैसेस लॉ जो होता है वो सिर्फ गैसेस के लिए अप्लीकेबल होता है अलोन, एंड नॉट टू वेपर्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो गैस लॉ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गैसेस अलोन नॉट टू वेपर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गैस लॉ होता है, लॉ दैट रिलेट टू द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये तीनों से रिलेटेड होता है, मतलब पी वी और टी। ठीक है, पी वी और टी ये तीनों से रिलेटेड होता है, मतलब आपका प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस और टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो गैस लॉ जो होता है एक ग्रुप ऑफ लॉ है दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस बाय प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, इसमें रिलेशन देता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये तीनों में रिलेशन देता है गैस लॉ। ठीक है, इसमें आपका गैस लॉ में देखिए चार्ल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ होता है, गे गोसेक्स लूसेक लॉ होता है, एवोगाड्रोस लॉ होता है, और आइडियल गैस लॉ होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बराबर पूछता है, इससे क्वेश्चन जो है हमेशा जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको यहाँ पे चार्ल्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें, चार्ल्स लॉ, तो यहाँ पे जो V1/T1 होता है इक्वल्स टू V2/T2 होता है। चार्ल्स लॉ के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और बॉयल्स लॉ में P1V1 इक्वल्स टू P2V2 होता है, P1V1 इक्वल्स टू P2V2 जो हो जाएगा आपका बॉयल्स लॉ में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है आपका, ये आप ये याद रखिएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट होगा, आर भी और एन भी कांस्टेंट होता है, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, मतलब P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ये बॉयल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1V1 इक्वल्स टू P2V2 हो जाएगा। और चार्ल्स लॉ में क्या होगा आपका, प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो अगर प्रेशर ये कांस्टेंट है तो V/T जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 हो जाएगा। चार्ल्स लॉ में आप याद रखिएगा प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में आप याद रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप याद ये देखिए, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। भी से डायरेक्टली रिलेशन है टेम्परेचर का, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा चार्ल्स लॉ के हिसाब से। बॉयल्स लॉ में अगर बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा देन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ये अगर कांस्टेंट होगा तो पी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब भी अगर बढ़ेगा तो पी डिक्रीज करेगा, भी अगर डिक्रीज करेगा तो पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है ये लूसेक लॉ है। इसमें क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इस लॉ में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि पी और टी का डायरेक्टली रिलेशन है। एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, V/N इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, V बाई जो N होता है, तो यहाँ पे अगर हम अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी जो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा जो R होता है वो आपका गैस कांस्टेंट होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, तो इसका आइडियल गैस लॉ क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका गैस लॉ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, गैस लॉ से ये सब रिलेटेड हो गया। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल गैस इक्वेशन इज, तो सभी को पता है कि जो जनरल गैस इक्वेशन होता है वो सभी को पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो होता है वो आपका जनरल गैस इक्वेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फटाफट से आप दे दीजिए, क्या होगा आंसर इसका,
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो जाएगा, जनरल जो गैस इक्वेशन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका एक्सप्लेनेशन सहित लिखिए, ठीक है। अब देखिए कार्नोट साइकिल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछेगा, ये गारंटी देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसको। जो कार्नोट साइकिल होता है इसमें क्या होता है, अभी ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल में अभी हम आपको बताएं, आपको आंसर देना है क्या होगा। कार्नोट साइकिल में दो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। टू आइसोथर्मल किस में दिया हुआ है, किसमें टू आइसोथर्मल दिया हुआ है, तो टू आइसोथर्मल तो सिर्फ आपका ये बी वाला में ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जो आइसोथर्मल है टू में दिया हुआ है, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। हम बताए थे आपको कि दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और कार्नोट साइकिल क्या है, रिवर्सिबल ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी हम आपको बताएं, ये क्वेश्चन छपेगा, क्वेश्चन जरूर से जरूर छपेगा एग्जाम में, कार्नोट साइकिल से रिलेटेड, साइकिल से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है और हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे साइकिल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज अप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस से कौन सा जो अप्लीकेबल है, परफेक्ट गैस से कौन सा बिहेवियर अप्लीकेबल है, तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस लोसेक लॉ भी जो है वो, और ऑल ऑफ द एबव जो है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको बताएं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए कि बॉयल्स लॉ क्या है। तीनों लॉ के बारे में बिना पीछे देखे हुए आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आप बॉयल्स लॉ के बारे में बताइए, बिना पीछे देखे हुए आपको बताना है, और फिर इसके बाद आपसे पूछते हैं हम चार्ल्स लॉ के बारे में, गैस लूसेक लॉ के बारे में। जल्दी से जल्दी बताइए कि क्या होता है, पीछे नहीं देखना है आपको, ठीक है, पीछे आपको बिल्कुल ही नहीं देखना है, और आपको इसका आंसर बताना है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अभी हम बताएं आपको, ठीक है, हम देख रहे हैं कि आपको याद है कि नहीं याद है। टेम्परेचर जो है इसमें कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या लिखेंगे, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जल्दी से जल्दी बताइए चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अभी आप देखे और अभी भूल गए, यही चीज होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब यहाँ पे V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, ये आप तीनों जो है लॉ जो है आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब ये टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो P1 और T1 के जो होगा इक्वल होगा। देखिए अभी हम आपको यहाँ पे बताए हैं, अभी हम आपको पीछे बताए हैं, अभी हम आपको पीछे बताए हैं ये वाला इक्वेशन, ठीक है। देखिए आपका चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट होगा, यही चीज बताया कि हम खुद ही भूल गए, नहीं ठीक बताए हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट गैस जो लूसेक लॉ है वो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये लिखा हुआ है, द गैस लॉज वेयर डेवलप्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th century बाय द न्यूमरस साइंटिस्ट आफ्टर हुम इंडिविजुअल नेम लॉज आर नेम्ड। देखिए बॉयल्स लॉ जो हो गया, विच प्रोवाइड ए रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, चार्ल्स लॉ, ठीक है। और गैस लूसेक लॉ हो जाएगा आपका, एवोगाड्रोस लॉ हो गया, कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस लॉ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। बॉयल्स लॉ में फिर से आप बताइए क्या होता है, पीछे बिना पीछे देखे हुए आप बताइए क्या होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कौन, याद बस कर लेना है, बार बार रिवीजन करके याद कर लेना है। टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट, और गैस में वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक एवोगाड्रोस लॉ में V/N कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पे, इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर पहले लाइक कीजिए, ठीक है, अपने हाथों को पहले लाइक बटन पे ले जाइए, लाइक करिए, ठीक है, और जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये शेयर होगा वीडियो उतना ही ज़्यादा हम और कंटेंट लाएंगे जनरल इंजीनियरिंग के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो भी क्वेश्चन करा रहे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू अ रियल गैस एट ए वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना है। जो आइडियल गैस होता है ये आपका कंपेयर टू रियल गैस
एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्युपाइज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर वॉल्यूम। जो आइडियल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम। जो आइडियल गैस होता है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। देखिए रीजन फॉर आइडियल गैस ऑक्युपाइंग मोर वॉल्यूम इज वेल एक्सप्लेन्ड बाई आइडियल गैस लॉ के हिसाब से, assuming that the masses are point which takes of no volume, the real molecules take some of the volume, and at a high pressure the fraction of this becomes more significant. This that means that every molecules travel a very short distance between the collision, ठीक है। तो रियल जो गैस होता है इसका जो मोलिकुल्स होता है, रियल गैस का जो मोलिकुल्स होता है ये कम आपका मोशन करता है, इसके वजह से वॉल्यूम कम ऑक्युपाई करता है, जबकि आइडियल गैस में मोरेंडम जो मोशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्युपाई करता है, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल मे बी इंक्रीज्ड बाय। अब आपको कार्नोट साइकिल में बताना है, कार्नोट साइकिल में क्या था, दो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था, दो आइसोथर्मल प्रोसेस था और दो क्या था, एडियाबेटिक प्रोसेस था। दो आइसोथर्मल प्रोसेस था और दो एडियाबेटिक प्रोसेस था। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हो जाता है, ठीक है। और आपका जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी बॉडी में, अगर किसी बॉडी का हम बात करें तो उसमें कोई परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पूरी जो प्रोसेस होता है उसके दौरान न तो सिस्टम से बाहरी मतलब बाहर को ये हिट दे पाएगा, न और ये बाहर से कोई हिट को ले पाएगा। नो हिट नो गेन एडियाबेटिक प्रोसेस, नो हिट नो गेन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी में कोई परिवर्तन इस प्रकार होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो पूरी तरह से कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसको हम लोग आइसोथर्मल चेंज करते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल चेंज कहते हैं, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब पी वी इक्वल्स टू जो NRT होता है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो पी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल का बता रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे अगर वर्क डन का बात करें आइसोथर्मल में, तो W इक्वल्स टू लॉन V2/V1 होता है, लॉन V2/V1 होता है, और आपका लॉन या फिर लॉन P1/P2 होता है आपका। एडियाबेटिक प्रोसेस में W इक्वल्स टू P1/V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई गामा -1 होता है। इसमें आपका PV का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, इसमें PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है आइडियाबेटिक प्रोसेस में। यहाँ पे इफिशियंसी पूछ रहा है कार्नोट साइकिल का, मे बी इंक्रीज्ड। इफिशियंसी कब इंक्रीज होता है ये आपको बताना है, आपका कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी कब इंक्रीज होता है, इसका आंसर देना है। जल्दी जल्दी इसका आंसर अगर आपको पता है तो बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी अगर हम हाईएस्ट टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उसको अगर हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी जो होगा वो इंक्रीज करेगा कार्नोट साइकिल में, अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं, तो इसका एफिशिएंसी, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, इसका जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - TL/TH होता है, ठीक है। 1 - TL/TH होता है, ठीक है। मतलब TH - TL/TH होता है, TH - TL/TH होता है इफिशियंसी इक्वल्स टू, अगर ये हाईएस्ट टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपका ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो साइकिल इज ए, ऑटो साइकिल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ऑटो साइकिल आपको दिख जाए जैसे ही, तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे आप डायरेक्टली आप मार दीजिएगा, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो ऑटो साइकिल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। ऑटो जो साइकिल होता है वो होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल हो जाएगा।
ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले एक से दूसरा अगर हम स्ट्रोक का बात करें तो ये आपका इनटेक स्ट्रोक होता है। सबसे पहले जो आपका इंजन होता है, जो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर हम बात करें, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अगर अरेंजमेंट जो होता है इसके साथ एक क्रैंक लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का बना रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ्यूल होता है अंदर की तरफ आता है इनटेक के थ्रू, ठीक है। इनटेक अंदर की तरफ फ्यूल आके कंबसन होकर इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करता है। मतलब आपका दूसरा से जो तीसरा का प्रोसेस है इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। पहला क्या होगा, इनटेक होगा, पहले फ्यूल अंदर आएगा, इसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन होगा इस पिस्टन का। जब आप फ्यूल डालेंगे अंदर की तरफ तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा पिस्टन का। इसके बाद तीसरा से जो चौथा का प्रोसेस है इसमें बाद कंबसन होता है अंदर में। कंबसन तीसरा से चौथा प्रोसेस के बाद चौथा से पांचवा प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। पावर जनरेट हो रहा है, इसके बाद पावर जनरेट होने के बाद ये व्हीकल्स जो है, ये जो आपका व्हील्स है वो मूव करेगा। इसके बाद हीट को रिजेक्ट करेगा, हीट जो रिजेक्ट होगा वो इसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये एग्जॉस्ट और स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये जो ऑटो साइकिल है ये एक तरह का कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। वॉल्यूम जो यहाँ पे रह रहा है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी हम इसको ऑटो साइकिल को बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे पी और भी का ये डायग्राम है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है और हीट का रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। हीट ऐड हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है और हीट रिजेक्ट हो रहा है, और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट ही रह रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हीट जो ऐड होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट साइकिल का, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम रहेगा देन द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज, ठीक है। तो इफिशियंसी जो होता है डीजल साइकिल का वो क्या होगा, तो इफिशियंसी जो डीजल साइकिल का होगा वो लेस देन होगा ऑटो साइकिल के, ठीक है। जो इफिशियंसी जो डीजल साइकिल का होगा वो लेस होगा ऑटो साइकिल से, ठीक है। सिंपल आंसर है इसका कि इन द ऑटो साइकिल में होता क्या है, द एनर्जी अवेलेबल इज फुल्ली यूज टू रेज द प्रेशर इन द सिलेंडर, और हाइयर द प्रेशर इम्प्लीज लार्जर वर्क डन। बट इन डीजल साइकिल part of the energy is added only during the expansion, so it does not contribute to the work, hence auto cycle is more efficient। अगर कंप्रेशन रेशियो अगर हम सेम रखते हैं तो इफिशियंसी जो होगा ऑटो डीजल साइकिल का कम होगा एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इफिशियंसी जो होगा आपका कंप्रेशन रेशियो अगर सेम रखेंगे, ठीक है, तो ये आता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाटर एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वाटर एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो पानी होता है आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ये फार बिलो होता है इट्स क्रिटिकल स्टेट से कम होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, ठीक है। जो वाटर होता है उसका अगर हम क्रिटिकल स्टेट का बात करें, क्रिटिकल पॉइंट का अगर बात करें, तो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर देखें, क्रिटिकल पॉइंट का अगर बात करें, क्रिटिकल पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर होता है वो 374 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर जो होता है क्रिटिकल पॉइंट पे 221 बार होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे अगर हम ट्रिपल पॉइंट पे बात करें, अगर हम ट्रिपल पॉइंट का बात करें तो यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट पे अगर टेम्परेचर जो का बात करें तो 273.16 डिग्री केल्विन होता है, सॉरी डिग्री नहीं होता, केल्विन होता है। और आपका बात करें 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर का बात करें आपका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर का तो 0.61 किलो पास्कल होता है। प्रेशर जो होता है ट्रिपल पॉइंट पे वो कितना होता है, 0.61। तो यहाँ पे जो वाटर जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे होगा वो फार बिलो होगा इट्स क्रिटिकल स्टेट पे, ठीक है। ये फार बिलो होगा इट्स, क्योंकि क्रिटिकल जो आपका नॉर्मल कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो आपका कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या फिर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन यहाँ पे तो 374 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, आप आगे बताइए तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकस ऑफ अ स्टैंडर्ड लिक्विड लाइन एंड द स्टैंडर्ड वेपर लाइन मीट्स एट,
तो स्टैंडर्ड जो लिक्विड लाइन होगा और स्टैंडर्ड जो वेपर लाइन होगा वो कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। कहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिक्विड लाइन है और स्टैंडर्ड जो वेपर लाइन है ये कहाँ पे मिलेगा, आपको ये इसका आंसर देना है। कहाँ पे मिलेगा इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप सोच लीजिए क्या होगा, इसके बाद हम बताते हैं इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे जो स्टैंडर्ड लिक्विड लाइन होता है और स्टैंडर्ड जो वेपर लाइन होता है वो एक दूसरे के साथ मिलता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे फिर से आप बता दीजिए, बिना पीछे देखे हुए बताइए, क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस होता है क्रिटिकल पॉइंट पे। और अगर हम प्रेशर का बात करें तो 225 बार होता है। अगर अगर हम इस वही हम आपका इस पे बात करें ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, जल्दी से जल्दी बिना पीछे देखे हुए आंसर देना है आपको, बिना पीछे देखे हुए आंसर देना है। ट्रिपल पॉइंट पे, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पे जो आपका यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो 273.16 डिग्री 16 केल्विन होता है, या फिर इसको हम 0.01 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रेशर का बात करें तो 0.61 किलो पास्कल होता है, ठीक है। आपका प्रेशर जो होता है 0.61 किलो पास्कल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, याद रख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ट्रिपल पॉइंट क्या है। ट्रिपल पॉइंट आपका ये वैसा पॉइंट है जहाँ पे जो सॉलिड लिक्विड और जो गैस है वो तीनों एक ही साथ पाया जाता है, एक ही साथ पाया जाता है, उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। द इंथाल्पी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम विथ द इंक्रीज इन प्रेशर, द इंथाल्पी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम विथ इंक्रीज इन प्रेशर, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर कौन सा होगा, इंथाल्पी जो होगा वो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में वो कितना होगा। तो इसका आंसर होगा, अगर प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं तो जो आपका ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में विथ इंक्रीज इन प्रेशर जो इंथाल्पी होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जो इंथाल्पी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, ये क्लियर है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट होता है तो वो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट डिक्रीज करेगा देन इंक्रीज करेगा। आपको पता है ना कि वाटर जो होता है, वाटर का अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बढ़ाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे तो पहले क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो इसके बाद क्या होता है, पहले डिक्रीज करेगा इसके बाद इंक्रीज होगा। जबकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी पहले इंक्रीज करेगा बाद में डिक्रीज करेगा, डेंसिटी उल्टा होता है उसका वॉल्यूम का, ठीक है। डेंसिटी जो होगा वो उल्टा होगा, जबकि जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा बाद में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इवापोरेट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स सेचुरेशन टेम्परेचर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। अभी हम आपको बताएं इसका आंसर, अभी हम बताएं इसको कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा इसका आंसर। कितना हीट रिक्वायर्ड होगा 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को वेपर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स एज ए, जो सुपर हीटेड आपका वेपर होता है वो किस में बिहेव करेगा, सुपर हीटेड जो आपका वेपर होगा वो कैसा बिहेव करेगा, वो आपका गैस के तौर में बिहेव करेगा, ठीक है। सुपर हीटेड जो वेपर होगा वो एज गैस बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेन्ड,
ठीक है, काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी दे दीजिए। ठीक है, तो द काइनेटिक थ्योरी ऑफ gases, the absolute zero temperature is attained when kinetic energy of the molecules is zero, when kinetic energy of molecules is zero। अगर kinetic energy molecules का जीरो होगा तो वहां पे क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट आपका जीरो टेम्परेचर अटेंड होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, वो अटेंड होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर का अगर हम मैक्सिमम लिमिट का बात करें तो क्या होगा आप बताइए? टेम्परेचर का अगर हम मैक्सिमम लिमिट का बात करें, टेम्परेचर का अगर हम मैक्सिमम लिमिट का बात करें तो मैक्सिमम लिमिट टेम्परेचर का कितना होता है? ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है। टेम्परेचर का मैक्सिमम लिमिट का बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इसके मिनिमम लिमिट पे रेस्ट्रिक्शन है। मिनिमम अगर टेम्परेचर का बात करें तो जो लोअर मोस्ट टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका केल्विन स्केल पे अगर बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा वो 0 केल्विन होगा। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा 0 केल्विन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोलिकुलर जो मोशन होता है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिकुल्स होता है वो 0 होता है लगभग लगभग में। मतलब 0 जो केल्विन होगा वो किसके इक्वल होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। मतलब अगर हम बात करें 273.15 केल्विन तो यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, 0 डिग्री जो सेल्सियस होगा वो 273.15 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो आपका 273.15 केल्विन के बराबर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट इज, ये तो सबको ही बता देगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर भी तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। प्रेशर का यूनिट सिंपली पूछ रहा है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ए गैस in terms of its kinetic energy per unit volume E is equals to, per unit volume E is equals to। ठीक है, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2E/3 हो जाता है। 2E/3 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? काइनेटिक हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट जीरो प्रेशर। जीरो प्रेशर पे क्या होगा? कोई भी लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जीरो प्रेशर पे कोई भी लिक्विड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर आप जीरो प्रेशर कर लीजिएगा। ठीक है, इस यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर एक लाइक करिए। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। जब पूरा इस सीरीज का कंप्लीट होगा, मतलब जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है उसको कर लीजिए। सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे फर्स्ट है तो। ठीक है, और भी ऐसे ही तरह का कंटेंट लाते रहेंगे, बस आप थोड़ा सा शेयर करिए। ठीक है, और सिविल का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बहुत ही अच्छा अच्छा उसमें क्वेश्चन करा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर से जरूर देखिए। तैयारी जो है अपना आप करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का ये है, एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट वीक में दिया हुआ है, तो देखिए अभी नोटिस वगैरह आता है तो पता चलेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं।